उसके बाद जो उसके पास कर्व्ड रैंडम लूट बॉक्स होता है वो ओपन होता है। तभी जब उसको ओपन करता है जिन्वू, तब देखता है उसमें फिर से उसे एक की मिली होती है। इसका नाम, लेवल ऑफ डिफिकल्टी और टाइप वगैरह कुछ भी नहीं पता होता, सब कुछ अननोन होता है। जिन्वू ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसमें तो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो मैं इसको इस्तेमाल कहाँ पे करूँगा। जिन्वू को यहाँ पे पता तो था नहीं कि वो इसे कहाँ पे यूज करेगा, इसीलिए जिन्वू उस की को अपनी इन्वेंट्री पे रख देता है। जिन्वू इस की को भी स्टोर कर लेता है, क्योंकि जिन्वू को यहाँ पे इतना भरोसा तो था ही कि जो कर्ड रैंडम लूट बॉक्स है वो पर्सन के हिसाब से उसे वो चीज देता है, इसीलिए ये वेस्ट तो नहीं जाएगी। वो सोचता है शायद मुझे इसकी जरूरत आगे पड़ सकती है, इसलिए वो उसको संभाल के रख लेता है। यहाँ पे जिन्वू के जो स्टैट्स होते हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन हो गए होते हैं पहले की तुलना में। उसके बाद हम जिन्वू का थर्ड रिवॉर्ड देखते हैं, जो कि होता है अनडिस्क्लोज्ड रिवॉर्ड। ये भी नॉर्मल रिवॉर्ड्स की तरह होता है जिसमें उसे कुछ भी मिल सकता है। जिन्वू जैसे ही उसे ओपन करता है उसे एक आइटम मिलता है जो कि असल में ब्लूप्रिंट होता है होली वाटर ऑफ लाइफ का। जिन्वू होली वाटर ऑफ लाइफ की मदद से होली वाटर को किस तरीके से क्राफ्ट करना है वो यहाँ पर सीख सकता है। दूसरी तरफ फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर में उसकी जो टॉप वाली बिल्डिंग होती है उसमें आग लग गई होती है। तभी वहाँ पे फायर ब्रिगेड आ जाती है और आग को बुझा रही होती है। तभी वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि दो एस रैंक के हंटर्स के बीच में फाइट हुई थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन शुक्र है कि हम लोगों को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, बस हमें थोड़ा सा ही डैमेज हुआ है जिससे हम अभी निपट रहे हैं। तभी हम यहाँ पे वाइल्ड ऑंग्सू को देखते हैं जो कि यहाँ पे घायल पड़ा हुआ होता है। वैसे एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बताया गया कि किस किस के बीच में फाइट हुई होती है। मेरे हिसाब से वाइल्ड ऑंग्सू और जिन्वू के फादर के बीच में फाइट हुई होगी, क्योंकि हमने लास्ट में देखा था कि जो जिन्वू के फादर होते हैं वो वाइल्ड ऑंग्सू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया हुआ होता है। जिन्वू को यहाँ पे उस बॉक्स में से जो थर्ड आइटम मिला हुआ होता है, यानी कि वो ब्लूप्रिंट, उसकी मदद से जिन्वू होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाना चाह रहा था। यहाँ पे ये एक तरह से पावरफुल मैजिक क्योर होता है। इसका मतलब ये ड्रिंक जिस भी इंसान को पिलाया जाएगा उसके जितने भी बीमारी होगी, चाहे जो मर्जी बीमारी हो, वो ठीक हो जाएगी। इसीलिए जो बॉटल में जितना भी लिक्विड होगा उसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा ताकि जो इसका जो फुल इफेक्ट है वो उस इंसान के ऊपर हो सके। असल में जिन्वू इस आइटम की हेल्प से अपनी मॉम को ठीक करना चाहता था ताकि जिन्वू होली वाटर ऑफ लाइफ को पूरी तरीके से कंप्लीट कर ले और उसके बाद वो ड्रिंक अपनी मॉम को पिला दे ताकि उसकी मॉम की जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी बीमारी है वो ठीक हो जाए। जिन्वू को यहाँ पे टोटल 3 आइटम चाहिए होती हैं उसको बनाने के लिए। इसमें से जिन्वू के पास 2 आइटम्स होते हैं। हालांकि जिन्वू को पता था कि उसकी जो थर्ड आइटम है वो उसे कहाँ मिलेगी। जो उस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है उसमें जो बीस्ट है उसको मारने के बाद उसको वो आइटम मिल जाएगी, तभी वो होली वाटर ऑफ लाइफ को बना सकेगा। जिन्वू सोचता है कि डायमंड कैसल को अगर मैं उसे पूरी तरीके से क्लियर कर दूं, यानी कि उसके जितने भी 100 लेवल हैं उसको कंप्लीट कर दूं, उसके बाद जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जिन्वू यहाँ पे एक हफ्ते में ही जितने डायमंड कैसल के लेवल्स होते हैं वो उनको खत्म करता है। इसकी वजह से जिन्वू अब एस लेवल के रैंक तक पहुँच चुका है। जिन्वू अपने मन में ही कहता है अब तो मुझे डरने की बात तो है ही नहीं, और वो कहता है मॉम आपको मैं जल्दी ही ठीक कर लूंगा। उसके बाद हम कोरियन हंटर एसोसिएशन में देखते हैं जहाँ पे न्यूज में चल रहा होता है कि सैडल ब्यूरो ऑफ हंटर जो कि वॉशिंगटन में है, वहाँ पे एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजर हुआ है जिसकी वजह से पूरा स्टेट और कंट्री शॉक्ड में है। यहाँ पे बताया जाता है कि ये सब कुछ 2 एस रैंक के हंटर के लड़ने की वजह से हुआ है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वहाँ पे जिन्वू आता है। तभी वो लोग जिन्वू को देख के आपस में कुछ खुसफुसाने लग जाते हैं। भी वो गर्ल जिन्वू की तरफ देखते हुए कहती है क्या ये उनमें से ही एक है। जो उसके साथ बैठा हुआ होता है वो उसे कहता है कि तुम अपना टाइम इस पे वेस्ट मत करना, जो तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं उसके पैसे तुम इससे ले लो और इसको इवेल्युएशन रूम में भेज दो। भी यहाँ पे जो पर्सन होता है वो कहता है इसका नाम क्या है, और जैसे ही वो उसका नाम पढ़ता है वो हैरान हो जाता है और वो सीधा मिस्टर बेग को कॉल करता है।
वो बोलता है, आपने उस दिन जो हंटर के बारे में मुझे बताया था वो यहाँ पे आ चुका है। तभी मिस्टर बेक सुनकर कहते हैं, अच्छा वो वहाँ पे आ चुका है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है, हाँ उसने अभी अभी एक एप्लीकेशन सबमिट किया है और वो वहाँ पे आ रहा है। तभी मिस्टर बेक भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो ये अपनी रिवैल्यूएशन के लिए यहाँ पर आया है। तभी जिन्वू रिवैल्यूएशन रूम में जाके अपनी टर्न आने का वेट करता है। अभी जिन्वू यहाँ का प्रोसेस देखता है और कहता है, यहाँ का प्रोसेस तो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। अभी जिन्वू के सामने जो बंदा बैठा हुआ होता है और जो जिन्वू के बिल्कुल बगल में बंदा बैठा हुआ होता है, वो उसको देख के कहता है कि तुम ज्यादा नर्वस मत हो। कुछ लोगों को नया रैंक मिल जाता है तो उनकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों की नहीं बदलती है। तुम वो देखो, जो सामने हंटर्स खड़े हैं वो सभी डी रैंक के हैं। उन लोगों के साथ एजेंट्स बात कर रहे हैं। फिर वो पर्सन बोलता है, क्या एजेंट्स? तभी वो बोलते हैं, हाँ एजेंट्स। और वैसे भी ये लोग कुछ लोगों को ही चूज करते हैं। वो लोग यहाँ पे आके इंतजार करते हैं जो कि यहाँ पे न्यू हंटर्स हैं, ताकि वो लोग उनको रिक्रूट कर सके। और सही बताऊं तो इन लोगों से, यानी कि इन प्रकार के गिल्ड के मेंबर से मेरे हिसाब से तो दूर रहना ही सही है, क्योंकि जो स्मॉल गिल्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस रेट पे जाते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये बात सुनकर जिन्वू अपने मन में सोचता है, मेरे साथ भी कुछ समय पहले ऐसा ही हुआ था। तभी रिवैल्यूएशन करने वाली जो लेडी होती है वो नेक्स्ट पर्सन को अंदर बुलाती है। तभी जिन्वू देखता है जो अंदर से बंदा बाहर आ रहा होता है वो काफी ज्यादा निराश होता है। तभी जो जिन्वू के सामने बैठा हुआ पर्सन होता है वो उसको देख के कहता है, अरे तुम इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो, इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो? बस तुम्हारी रैंक ई ना हो, उसके अलावा तुम अपनी बेसिक जिंदगी तो जी ही सकते हो। तभी हम देखते हैं जो कि जिन्वू के बगल में बंदा बैठा हुआ होता है वो तो काफी ज्यादा डर रहा होता है। वो यहाँ पे सोच रहा होता है, अगर वो किसी बड़े गिल्ड में चला जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के बाद वो उन लोगों से पैसे ले लेगा, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर कर्ज है वो उसको चुका पाएगा और वो उन पैसों को चुकाने के बाद अपनी डॉटर के साथ दोबारा रह पाएगा। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसे सी रैंक या फिर उससे हाई रैंक ही मिले। यहाँ पे जो री इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, यहाँ पे काफी सारे लोगों की जिंदगी बदल जाती है सिर्फ और सिर्फ उनकी रैंक की वजह से, क्योंकि एक हंटर का लेवल ही हंटर को डिटरमाइन करता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और हंटर्स काफी सारी प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो अपनी बॉडी को इतना मजबूत बना पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम होती है उसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो जैसा कि मिस्टर सॉन्ग काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मैन थे, लेकिन कैन की स्किल के सामने उनके स्किल का कोई भी मैच ही नहीं था। और ये सेम चीज मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है। मैं अपनी रैंक को बढ़ा नहीं सकता था, चाहे मैं जितनी मर्जी रेट पे जाऊं, चाहे जितना मर्जी मैं एक्सपीरियंस ले लूं, लेकिन अब तो चीजें काफी ज्यादा अलग हैं। तभी अगले एप्लीकेंट को बुलाया जाता है। तभी जो जिन्वू के साइड में बंदा बैठा हुआ होता है वो तो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, इसीलिए वो नहीं जाता है। भी वो पर्सन जिन्वू से बोलता है, क्या तुम मेरी जगह पे जाना चाहोगे पहले? तभी जिन्वू कहता है, हाँ चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसके बाद जिन्वू अपनी रिवैल्यूएशन के लिए वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जो लेडी होती है उसको वो अपना नाम बताता है। तभी वो लेडी ये देख के हैरान होती है कि इसका तो इवैल्यूएशन पहले ही हो चुका है, इसका तो रीअवेक्ट एक ई रैंक के तौर पे हुआ था ना। तभी वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि जितने भी यहाँ पे हंटर्स आते हैं वो सब के सब ई रैंक के क्यों होते हैं। उसके बाद जिन्वू वहाँ पे जो बहुत बड़ा क्रिस्टल रखा हुआ होता है उसके ऊपर अपना हाथ रखता है, ताकि उस गर्ल को उसका रैंक पता चल सके। जिसको देख के वो गर्ल कहती है, अरे यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे वो जिन्वू को कहती है, एक मिनट, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। तभी वो कहती है, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं। जब वो रीस्टार्ट करती है तो फिर से एरर आता है। तभी वो गर्ल सोचती है कि आखिरकार बार बार एरर क्यों आ रहा है। तभी वहाँ पे वो पर्सन आ जाता है जो कि जिन्वू से बाहर मिला था। वो उस लेडी से बोलता है, आखिरकार तुम माना मीटर को ऑपरेट क्यों कर रही हो? आखिरकार टेंशन कहाँ पे है? तभी वो लेडी बताती है कि वो अभी रेस्ट रूम में गए हैं। तभी वो लेडी उस पर्सन से कहती है कि माना मीटर में कोई तो प्रॉब्लम है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। भी वो पर्सन ये सुन के हैरान हो जाता है, क्योंकि मिस्टर बेक भी उसका रैंक जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस थे।
तो वो यही सोच रहा होता है कि आखिरकार मिस्टर बेक इसके बारे में इतना कुछ जानने के लिए क्यूरियस क्यों थे, क्यों इतना सोच रहे थे, क्या ये पर्सन इतना खास है क्या। वैसे ये बात तो लगभग 3 महीने पुरानी है, जब कुछ लोगों ने कहा था कि ई रैंक के हंटर को सस्पेक्ट किया गया है कि उसका रीअवेक्ड हुआ है। तभी सर्विलेंस टीम के मैनेजर इसको देखने के लिए गए भी थे, लेकिन जब उनको पता चला कि उनके साथ तो कुछ गड़बड़ ही हो गई है, ये तो यहाँ पे ई रैंक में रीअवेक्ड हुआ है, तो अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ होने भी वाला है। लेकिन यहाँ पे सामने जो मैसेज आ रहा होता है वो उसको देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। क्या एरर, ये किस खुशी में आ रहा है। फिर वो परेशान हो जाता है और वो कहता है ये सिर्फ एक एरर नहीं है, यहाँ पर माना मीटर इसकी रैंक को तो पता लगा ही नहीं पा रही है। इसका मतलब तो ये है कि जो हमारा माना मीटर है वो इतना ज्यादा पावरफुल है ही नहीं कि इसके माना लेवल को मेजर कर सके कि ये कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है। तभी हम जिन्वू को देखते हैं जो कि यहाँ पे बड़े ही आराम से खड़ा होता है। उसको तो पता होता है कि वो एस रैंक का हंटर है, इसीलिए उसको यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा होता है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वो दोनों तो यहाँ पे परेशान होते हैं। तभी हंटर एसोसिएशन के बाहर मिस्टर चॉय और मिस्टर चुल वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर चॉय मिस्टर चुल से पूछते हैं कि आखिरकार वाइल्ड लॉन्ग सू कोरिया क्यों आया था और क्या ये बात सच है कि रेड गेट का जो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे उसने कुछ भी नहीं किया। तभी यहाँ पे मिस्टर च्यूल बताते हैं कि हाँ, वहाँ पे जो सर्वाइवर्स थे उनकी तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं की वाइल्ड लॉन्ग सू ने। और हाँ, उस दिन मैं वहाँ पर था, लेकिन मैं सब कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं लास्ट मूवमेंट पे चला गया था। लेकिन मेरे जाने के बाद वो जो रेड गेट के हंटर्स थे वो बाहर आए थे, इसीलिए मेरे जाने के बाद वहाँ पे क्या क्या हुआ मुझे नहीं पता। अभी वो कहते हैं कोई है जिसके ऊपर मुझे शक है। तभी मिस्टर चॉय बताते हैं मैं ये देख सकता हूँ कि तुम कुछ सोच रहे हो, लेकिन तुम मुझे अपनी उन चीजों के बारे में नहीं बता रहे। तुम सोच रहे हो कि मैं खुद सॉल्व करूं उसके बाद ही बताऊं, है ना। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तभी मिस्टर चॉय नोटिस करते हैं और मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि बिल्डिंग डी से काफी ज्यादा नॉइज नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे च्यूल को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वे मिस्टर चॉय कहते हैं कि मैं इन चीजों को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव हूँ। तभी मिस्टर च्यूल कहते हैं अच्छा, वो लगता है कि इवैल्यूएशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, मैं जाकर चेक करता हूँ। तभी मिस्टर चॉय कहते हैं रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी हम वहाँ पे सांग जिन्वू को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है। तभी जिन्वू को बताया जाता है मिस्टर सांग जिन्वू, आपका जो लेवल है वो अनमेजरेबल है, तो इसलिए हमारे पास जो माना मीटर है उससे हम आपका जो माना लेवल है उसको मेजर नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमें एडवांस माना मीटर की जरूरत है। तो इसलिए हमें अपने हायर ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या आप यहाँ पे 3 दिन बाद आ सकते हैं। ये बात सुनकर वहाँ पे जितने भी पर्सन होते हैं उन सभी की आँख खुली की खुली रह जाती है। वो सभी के सभी आपस में बात करते हैं क्या अनमेजरेबल, क्या ये एस रैंक का हंटर हो सकता है। इसका मतलब तो ये है कि ये कोरिया का 10th एस रैंक का हंटर है। बाकी यहाँ पे जो गिल्ड मेंबर्स होते हैं वो भी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक पर्सन होता है, वो बोलता है ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो क्या हमें उसे रिक्रूट करने के लिए पूछना चाहिए। तभी उसमें से एक पर्सन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे गिल्ड के पास इतना ज्यादा पैसा होगा कि एक एस रैंक के हंटर को वो रिक्रूट भी कर पाए। तभी वहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर चॉय की। उसे देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो असल में दोस्तों, मिस्टर चॉय का पूरा नाम चॉय जॉन इन है, जो कि एस रैंक के हंटर हैं और वो हंटर गिल्ड के मास्टर हैं। तभी जिन्वू मिस्टर चॉय को देखता है। हालांकि जिन्वू को इनके बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता होता है। ये काफी बेहतरीन फायर टाइप मैजिक कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है ये अपनी पूरी पावर से एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इसीलिए लोग इनको अल्टीमेट हंटर भी कहते हैं। और जो मेरा निकनेम है वो तो इनके जैसा ही है। तो यहाँ पे जिन्वू अपने निकनेम की बात कर रहा होता है, जो होता है द वीकेस्ट हंटर। यहाँ पे बाकी सभी जो लोग होते हैं वो यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। यहाँ इन सभी को पता था कि यहाँ पे एस रैंक का हंटर आया हुआ है। यहाँ पे सभी लोग जिन्वू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये होता है कि लगता है जिन्वू के पीछे मिस्टर चॉय आए हैं। तभी मिस्टर चॉय अपने मन में सोचते हैं कि क्या
जिनवू एक एस रैंक का हंटर है। ये बात मिस्टर चोय को वहाँ पे जो लोग होते हैं उनसे पता लगती है। तभी मिस्टर चोय कहते हैं, तो अच्छा ये कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है और हंटर एसोसिएशन को इसीलिए उनको दूसरा मानामीटर लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो ये शक भी नहीं है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर वहाँ पे जो लोग होते हैं वो जिनवू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार 3 दिन का इंतजार करके इसने करना भी क्या है, इसको तो जरूरत भी नहीं है। ये तो मेरे को देखने से ही बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। उसके बाद जो मिस्टर चोय होते हैं वो जिनवू के पास जाते हैं और उसको अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं। तभी जिनवू आगे जाने लगता है। तभी मिस्टर चोय उसे रोक के बोलते हैं कि अगर तुमने पहले से कोई गिल्ड के बारे में नहीं सोचा तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो क्या तुम्हारे पास कुछ मिनट्स होंगे? वे जिनवू उसको साफ साफ बोल देता है कि सॉरी मैं अभी बिजी हूँ। ये सुनकर मिस्टर चोय यहाँ पे तो काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहे होते हैं। ये एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मिस्टर चोय को जिस तरीके से जिनवू ने मना किया था इसीलिए उसके एक्सप्रेशंस तो चेंज होने ही थे। तभी जिनवू वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी रीवैल्यूएशन के लिए भी 3 डेज पड़े हैं, मेरे पास काफी ज्यादा टाइम है, तो मैं यहाँ पे काफी कुछ कर सकता हूँ। तभी वो कहता है कि मुझे डायमंड कैसल के अंदर जाकर एक एटीट्यूड बनाना है। तभी मिस्टर चोय मिस्टर चूल को कहते हैं, मिस्टर चोय क्या मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया क्या, या फिर शायद मैंने ज्यादा कोशिश भी नहीं किया। तभी वो पीछे मुड़कर जिनवू को देखते हैं जो कि गायब हो चुका होता है। तभी वो कहते हैं ये तो इतनी जल्दी गायब भी हो गया। तभी वो कहते हैं अगर मैं जिनवू को रिक्रूट कर लूंगा तो मेरे पास 3 एस रैंक के हंटर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कोरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड नहीं बल्कि पूरी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड बन जाएगा। तभी यहाँ पे मिस्टर बेक आते हैं और वो मिस्टर चोय से पूछते हैं कि आखिरकार वो कहाँ चला गया। यहाँ पे मिस्टर बेक जिनवू की बात कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर बेक बताते हैं कि मैं जानता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन वैसे जिनवू कहाँ चला गया। उसके बाद मिस्टर बेक बताते हैं जो ट्रेनिंग के बाद एक्सीडेंट हुआ था एक मिस्टीरियस हंटर जिन्होंने बाकी सर्वाइवर्स की हेल्प की थी। तभी मिस्टर चोय समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया, तो वो जरूर सांग जिनवू ही होगा, क्यों है ना। तभी हम देखते हैं जिनवू को जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। वही जिनवू अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है कि मॉम मैं आपको बचा लूंगा, प्लीज आप बस थोड़ा सा और वेट करो। अभी जिनवू वहाँ से बाहर जाने लग जाता है और अपने आप से कहता है मुझे अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और जैसे जैसे मैं ये लेवल कंप्लीट करता जा रहा हूँ उसी तरह मेरा लेवल अप होता ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मिडिल लेवल का बॉस था उसको हराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। इसका मतलब वो बॉस जो कि टॉप फ्लोर पर है उसको हराना नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं जिनवू को जो कि हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है। तभी मिस्टर चोय वहाँ पर आते हैं और वो जिनवू से पूछते हैं कि क्या तुम उनमें से हो जिन्होंने हंटर के अंदर बीस्ट को मारा था। तभी वो कहते हैं कि मैं तो काफी टाइम से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। यहाँ पे सर्विलेंस टीम की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बस बीस्ट से लड़ना नहीं होता है, उनका असल काम होता है कि वो हंटर्स की देखभाल करें, उनका ध्यान रखें। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा काम होता है कि उन हंटर्स के ऊपर नजरें गड़ाए रखना जो कि लॉज को ब्रेक करते हैं, और अगर वो फिर भी ब्रेक करते हैं तो उनको पनिश करना, यही हमारा काम होता है। तभी जिनवू यहाँ पे बोलता है कि मुझे सर्विलेंस टीम से कोई भी काम नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तभी मिस्टर चूल कहते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस ही इसीलिए है ताकि हम हंटर्स को चेक करते रहें, लेकिन हाँ हम एस रैंक के हंटर्स के खिलाफ यूजलेस हैं, हम लोग उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते। तो यहाँ पे कोई है जिससे तुम्हें मिलना होगा मिस्टर जिनवू। वो कहता है चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको मिलवाता हूँ। तभी जिनवू उसके पीछे पीछे चलता है। तभी मिस्टर च्यूल उसको बताते हैं कि हंटर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो आपसे मिलना चाहते हैं
यानी कि मिस्टर गो। जब जिनवू उन्हें देखता है तो कहता है अच्छा तो ये है। तभी चेयरमैन जिनवू का स्वागत करते हैं और वो कहते हैं कि मेरा नाम मिस्टर गो है, आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। मिस्टर सांग जिनवू, आइए मेरे साथ बैठिए, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। तभी जिनवू भी उनकी बात मानकर वहाँ पे उनके साथ बैठ जाता है। तभी जिनवू यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये तो 80 साल से भी ज्यादा के हैं, लेकिन इनकी बॉडी वो तो रिटायर रेसलर जैसी है। यहाँ पे इस चीज को ठुकराया भी नहीं जा सकता कि ये एस रैंक के हंटर हैं। तभी मिस्टर गो बधाई देते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम एक एस रैंक के हंटर बन चुके हो। तभी जिनवू उनको बताता है कि मेरा अभी तक रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, वो तो अभी भी पेंडिंग है। तभी मिस्टर गो जिनवू को कहते हैं अगर मैं बी ऑनेस्ट होके बताऊं, रिवैल्यूएशन करने के बाद भी तुम्हारी रैंक पता नहीं लगाई जा सकती और असल में उससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारा एडवांस माना मीटर है तो वो शायद ब्रेक हो सकता है इवैल्यूएशन के दौरान। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे क्या होगा कैसे होगा ये जानने के लिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं और मुझे सजेशन भी दिया करो गाइस। आप जो बोलोगे मैं वो अगला एक्सप्लेन करूँगी, तो मुझे बताना ज़रूर कि आपको नेक्स्ट एनीमे कौन सा चाहिए और प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।